तुमने कभी सोचा है कि जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको अगर तुम ज़बरदस्ती करने की जगह पर खुशी खुशी करने की स्किल हासिल कर लो तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी कितनी मनोरंजन से भर सकती है, कितनी मज़ेदार हो सकती है। मेरा मतलब ये है कि मान लो कि मैं एक बहुत निकम्मा लड़का हूँ जो कुछ खास कमाता नहीं है, जिसके पास अच्छा करियर नहीं है, अच्छा फ्यूचर नहीं है। एंड मैं बस घर में बैठकर जो मेरे पापा लाते हैं पैसे घर के अंदर, उसके अंदर से मैं बस जी रहा हूँ। जो भी खाना बनता है वो खा लेता हूँ, लेकिन फिर पूरा दिन कुछ खास काम नहीं करता, बस मूवीज़ और टीवी सीरीज़ देखते रहता हूँ। मेरा भविष्य खतरे में है, इसलिए मेरी मम्मी और मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि तुम्हें जॉब करनी होगी, क्योंकि इस तरह से तुम नहीं जी सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना ज़रूरी है। इसलिए बिकॉज़ अब उन्होंने मुझे ये टास्क दिया है और मुझे भी कहीं ना कहीं पता है कि मैं अगर इन लोगों के घर में रह रहा हूँ तो फिर ये लोग जो भी मुझे बोलेंगे वो सारी चीज़ें मुझे करनी होगी। इसलिए मैंने एक तरह की ज़बरदस्ती की फीलिंग की वजह से मैंने एक जॉब करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि मुझे असल में इस जॉब में मज़ा आ रहा है, या तो फिर मैं असल में ऐसा चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए, उसके अंदर स्ट्रक्चर आए, पर्पस आए। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम लोग ज़बरदस्ती करते हैं एंड आउट ऑफ लव नहीं करते हैं। मैंने सोचा कि हम लोग किस तरह से इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी बिल्डिंग में भी स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ कि इस कंपटीशन में, अगर तुमने मेरा वो वाला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर ही दिया था, हर्षल भैया को कॉल किया था और फिर हमने बातचीत की थी। अगर ये बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी मैं ज़बरदस्ती करने की जगह पर सोशल मीडिया और करियर उन सारी चीज़ों की वजह से करने की जगह पर अगर मैं ये आउट ऑफ लव करता, क्योंकि मुझे असल में ये गेम पसंद है, तो फिर ये पूरी प्रेप थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाती। इस जर्नी में मुझे मज़ा भी आता, क्योंकि अब मुझे ये चीज़ असल में करनी है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ और कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरे ऊपर। अगर मैं इस तरह से कम्पीट स्टार्टिंग से करता तो फिर मेरे दिमाग में कभी भी सेल्फ डाउट्स नहीं आते, लेकिन आए थे क्योंकि स्टार्टिंग में मैं इस प्रेप को ज़बरदस्ती कर रहा था। मैंने कहीं पर सुना था कि अगर एक सर्जन को बहुत अच्छे से अपने पेशेंट के ऊपर काम करना है तो फिर उसे वो सर्जरी ऑलमोस्ट एक तरह की ऑटोमेटिक मोड में करनी होती है। वो ज़्यादा सोच नहीं सकता, उसके हाथों को, उसके शरीर को, उसके वर्ड्स को ऑलमोस्ट ये पता ही होता है कि एक चीज़ के बाद अब दूसरी कौन सी चीज़ करनी होती है। लेकिन वो एक तरह की विजडम है जो टाइम के साथ आती है। उसके पहले उसे मोटी मोटी किताबें याद रखनी होती है जिसके अंदर सिर्फ फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स को बस मेमोराइज़ करना, उसको वापस से कहीं पर लिखना, नोट्स बनाना, एग्ज़ाम में लिखना, सारी थियोरेटिकल चीज़ है उसे बार बार करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद उसके पास एक तरह की प्रैक्टिकल विजडम आती है। कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर भी ऐसा ही है। मैंने देखा है कि मुझे कई सारी चीज़ें कभी कभी ज़बरदस्ती करनी पड़ती हैं, बिकॉज़ वो एक फैक्ट है इसलिए मुझे वो चीज़ करनी पड़ती है। बिकॉज़ ज़रूरी है कि इस टाइम पर मुझे इस कंटेंट के ऊपर काम करना है, या तो फिर ये काम करना होगा ताकि मुझे पैसे मिल सके, ताकि मेरा करियर बना रहे। इवन तो मुझे वो नहीं करना, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ करनी होगी। एंड जैसे ऐसे करके मैंने ऐसे सारे एक्शंस ज़्यादा परफॉर्म किए कि बिकॉज़ आउट ऑफ फैक्ट्स, आउट ऑफ नेसेसिटी मुझे ये चीज़ करनी होगी। उन सारे एक्शंस की वजह से अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो आराम से आउट ऑफ लव कर सकता हूँ और मैं उसे नेसेसिटी की वजह से नहीं करता। मुझे बस वो चीज़ असल में करनी है, इसलिए मैं वो चीज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली के लिए प्रोवाइड करना, सिर्फ अपने लिए पैसे ना कमाना और दूसरे लोगों के लिए भी पैसे कमाना, सिर्फ मेरा फ्यूचर ना देखना लेकिन सभी लोगों का फ्यूचर देखना, जो भी मेरे आजू बाजू है उन लोगों का भी। ये चीज़ टाइम के साथ आई है और उस रीज़न की वजह से आई है क्योंकि स्टार्टिंग में मैं नेसेसिटी की वजह से कर रहा था। तो इवन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें अभी कोई चीज़ ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है क्योंकि वो एक तरह की नेसेसिटी है, तो फिर उसको करने में ज़्यादा सोचना मत, क्योंकि अभी वो चीज़ करनी ज़रूरी है। अभी अगर तुम्हें ना करने का मन भी करे तो भी तुम्हें करना होगा,
जिस तरह से उस सर्जन को पहले मोटी किताब याद रखनी पड़ी थी, इवन तो उसको उस टास्क में कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था फिर भी, लेकिन बिकॉज उसने वो चीज़ की इसलिए फिर वो एक सर्जरी रूम में विजडम के थ्रू उस पेशेंट के ऊपर आराम से काम कर पाते हैं। उसी वे में तुम्हें भी अभी ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें करनी होगी, लेकिन चांसेस है कि फ्यूचर में तुम्हारे पास भी एक तरह की विजडम होगी जो तुम्हें कई सारी चीज़ें करने में हेल्प करेगी, और तुम्हें वो आउट ऑफ नेसेसिटी नहीं करनी होगी, वो तुम आउट ऑफ लव कर पाओगे। आज हम लोग 3 सबसे अच्छे चेस्ट की एक्सरसाइज के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। ये दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और इससे अच्छी एक्सरसाइज एग्जिस्ट नहीं करती चेस्ट की। मुझे ये 3 एक्सरसाइज बहुत पसंद है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली है इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस। इसके हम लोग 3 सेट्स करने वाले हैं। इसके अंदर जनरली लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जब वो अपने हाथों को नीचे से ऊपर लेकर आते हैं तो फिर हाथों को इस तरह से अंदर की साइड पुश करते हैं। जब भी तुम डंबल्स लेते हो तो फिर अगर वो एग्जैक्टली यहाँ पर होंगे तो फिर यहाँ पर तुम्हें कुछ अपनी चेस्ट फील नहीं होगी, क्योंकि वो एग्जैक्टली एक तरह का सेंटर क्रिएट कर रहा है ग्रेविटी के साथ। इसलिए सारा जो लोड है डंबल का वो तुम्हारे शोल्डर्स के ऊपर आ जाएगा अगर तुम इस तरह से अपने हाथों को स्ट्रेट कर दोगे तो। इसलिए जब तुम अपने डंबल को नीचे से ऊपर लेकर जाओ तो फिर अपने हाथों को थोड़ा सा सेपरेट ही रखना, पास लाने की कोई ज़रूरत है नहीं। और उसके साथ अगर तुम अपनी चेस्ट को थोड़ी सी फुलानी हो तो फिर तुम फुला सकते हो। बहुत आर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अपनी चेस्ट थोड़ी सी ऊपर की तरफ रखनी है ताकि तुम अपने शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ रख सको। जब भी तुम इंक्लाइन डंबल प्रेस करो तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे शोल्डर्स आगे की तरफ ना हो और इस तरह से पीछे की तरफ हो। अगर शोल्डर्स पीछे की तरफ होंगे तो ही तुम्हारी अपर चेस्ट तुम प्रॉपर्ली टारगेट कर पाओगे। बाकी हम लोग कुछ सेट्स परफॉर्म करते हैं, उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक और चीज़ है जो तुम्हें ध्यान में रखनी होगी कि तुम्हारे हाथों का एंगल क्या है। तुम्हें अपने हाथ इस तरह से पुश नहीं करना है, शोल्डर्स को थोड़ा एक्सटर्नली तुम्हें रोटेट करना है और फिर इस तरह के कुछ मूवमेंट तुम्हें परफॉर्म करनी है। अगेन सीधा तुम्हें पुश नहीं करना, थोड़ा सा तुम्हें ऊपर इस तरह से पुश करना होगा ताकि तुम्हारी अपर चेस्ट तुम ज़्यादा टारगेट कर सको। और तुम्हारे जो एल्बोज होंगे वो थोड़े से टक्ड इन होंगे। अगेन अगर तुम बहुत टक इन करोगे तो फिर तुम्हारे शोल्डर्स आ जाएंगे और वो ही ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। तुम्हें बस थोड़ा सा टक इन करना है ताकि तुम्हारी अपर चेस्ट ज़्यादा टारगेट हो। सिर्फ 25 kg से मैंने रिपीटेशंस परफॉर्म की है। मेरी जो टेक्निक है उसको मैं ज़्यादा पॉलिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी कच पर हूँ इसलिए स्ट्रेंथ भी थोड़ी डिक्रीज हुई है। और टेक्निक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर तुम लोग बहुत समय तक उसको कंटिन्यूसली पॉलिश कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में ये है कि मैंने गलती की है प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर ज़्यादा काम ना करके अपने ऑफ सीजन के अंदर। इसलिए उसके रिजल्ट में अभी मुझे थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है, अगली बार ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ है इंक्लाइन डंबल प्रेस के अंदर जो मुझे तुम्हें बतानी होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्यू है जो तुम ये एक्सरसाइज करते समय इमेजिन कर सकते हो। जब भी तुम डंबल्स को ऊपर की तरफ लाओ तो फिर तुम्हें इमेजिन करना है कि तुम अपने दोनों ही बाइसेप्स को जितना हो सके उतनी पास लाने की कोशिश कर रहे हो। अगर इस तरह से तुम इमेजिन करोगे तो फिर चांसेस है
कि तुम्हारा जो माइंड मसल कनेक्शन होगा अपनी अपर चेस्ट के साथ वो ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा और तुम ज़्यादा अच्छे से स्क्वीज भी कर पाओगे अपनी चेस्ट को। दूसरी मेरी फेवरेट चेस्ट की एक्सरसाइज है फ्लैट बेंच मशीन प्रेस। एक हम लोगों ने फ्री वेट एक्सरसाइज की है, एक हम लोग मशीन एक्सरसाइज रखेंगे और तीसरी हम लोग कोशिश करेंगे कि पैक फ्लाइज या तो फिर केबल फ्लाइज जैसे एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर कुछ और चेस्ट के फाइबर्स हम लोग अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। फ्लैट बेंच मशीन प्रेस मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी एकदम परफेक्ट होती है। मुझे वेट्स को बैलेंस करने के बारे में सोचना नहीं पड़ता और मैं सिर्फ चेस्ट को स्क्वीज़ करने के बारे में फोकस कर सकता हूँ उसके ऊपर और अच्छे से मैं स्ट्रेच भी कर सकता हूँ नीचे की साइड। लेंथन्ड पोजीशन में भी इसे अच्छे से स्ट्रेच करने में दिक्कत नहीं आती क्योंकि अगर बाई चांस मुझे ऐसा लगा कि अब मैं ऊपर नहीं जा पाऊँगा तो फिर मैं बहुत ईजीली वेट्स को रख सकता हूँ। एंड इसके अंदर भी हम लोग वो बाइसेप वाला रूल फॉलो करेंगे कि हम लोग इस तरह से इमेजिन करेंगे कि हमारे बाइसेप्स पास आ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि लॉक करने की ज़रूरत नहीं है चेस्ट एक्सरसाइजेस के अंदर, लेकिन लॉक करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उसके अंदर मुझे अच्छा स्क्वीज़ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी चेस्ट को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन किया है और ये चीज़ मैंने जो बेनेट के पास से सीखी है। ऐसा नहीं है कि मैं बस ऐसे ही हवा बोल रहा हूँ। और जो बेनेट ट्रस्ट में थोड़े अच्छे एक्सरसाइज के साइंटिस्ट हैं इसलिए उसके ऊपर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। अब हम लोग हमारा सेट ख़त्म करते हैं। और हाँ, हाथों की पोजीशन ज़्यादा पास में मत रखना। बहुत पास रखोगे तो फिर चांसेस है कि तुम्हारे ट्राइसेप्स ज़्यादा हिट होंगे तुम्हारी चेस्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि जैसे ही तुम इस जोन से बाहर निकलोगे तो फिर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने ट्राइसेप्स को एक्टिवेट करके वेट्स को बस ऊपर लेके जाना। इसलिए तुम वैसा ना कर सको, इसलिए तुम्हें अपने हाथों को थोड़ा ज़्यादा वाइड रखना है। ऑलमोस्ट इस तरह से होना चाहिए कि तुम्हारे हाथ जब नीचे की तरफ आए तो फिर या तो वो 90 डिग्री एंगल क्रिएट करते होने चाहिए या तो फिर थोड़ा ज़्यादा 90 डिग्री से। और अगर थोड़ा कम होगा तो फिर चल जाएगा, लेकिन कुछ लोग इतना पास रखते हैं और इस तरह से उनकी मूवमेंट दिखती है, ये हमें नहीं चाहिए, ये आइडियल नहीं है। अगर इस तरह से 90 डिग्री तुम क्रिएट करोगे तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारी चेस्ट की ग्रोथ के लिए। इसलिए इन सारे रूल्स एंड क्यूज को याद रखना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने याद नहीं रखे थे, उसकी वजह से मेरी चेस्ट वीक है और ट्राइसेप्स कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग। अब हम लोग केबल फ्लाइज एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन इसमें हम बेंच भी रखेंगे, क्योंकि अगर तुम बैठे हुए हो, अगर इस तरह से पीछे पैड है तुम्हारी, तो फिर वो जो स्टैंडिंग केबल फ्लाइज के अंदर दिक्कत आती है वो दिक्कत इसमें नहीं आएगी। स्टैंडिंग केबल फ्लाइज में अगर तुम थोड़ा भी ज़्यादा वजन उठाते हो तो फिर तुम्हें अपनी बॉडी को फोर्स करना पड़ता है कि वो पीछे ना चली जाए। इसलिए जो बैलेंसिंग का गेम है वो तुम्हें ज़्यादा खेलना पड़ता है। लेकिन अगर तुम सीटेड परफॉर्म करोगे तो फिर वो दिक्कत इसमें नहीं आएगी एंड इसके अंदर तुम स्टेबिलिटी बिल्कुल निकाल सकते हो। शांति से तुम अपने चेस्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो। अगर हम इसकी बात करें तो फिर ये जितना ऊपर होगा उतनी तुम्हारी लोअर चेस्ट टारगेट होगी। अगर ये सेंटर में रखोगे तो फिर मिडल चेस्ट होगी एंड अगर नीचे रखोगे तो फिर तुम्हारी अपर चेस्ट होगी। ब्लैक एंड वाइट अगेन मैं करने की कोशिश नहीं कर रहा, बस तुम्हें थोड़ा सा एज मिलेगा उस सर्टेन पार्ट में। सो मैं अभी यहाँ पर नीचे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सिर्फ अपर चेस्ट ग्रो होगी, इससे मेरी अपर चेस्ट तो टारगेट होगी ही, ये जो मैंने नीचे रखा है इसलिए, लेकिन उसके साथ साथ मिडल चेस्ट एंड लोअर चेस्ट भी टारगेट होगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन हमारा मेन फोकस अपर चेस्ट के ऊपर रहेगा। अब वो जो बाइसेप वाला रूल मैंने तुम लोगों को बताया था, वो बाइसेप वाला रूल इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही अप्लाई होता है। जब तुम केबल्स को पीछे से आगे लेकर आओगे तो फिर तुम्हें अच्छे से ऐसा दिमाग के अंदर रखना है कि अपने बाइसेप को तुम जितना हो सके उतना पास लाने की कोशिश कर रहे हो। ट्रस्ट मी, अगर तुमने ये चीज़ केबल फ्लाइज में की तो फिर तुम्हारी चेस्ट बहुत भयंकर तुम्हें फील होगी और जो इफेक्ट होगा वो भी बहुत अच्छा होगा एंड तुम ज़्यादा वजन भी नहीं उठा पाओगे, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता।
सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ कंपटीशन में यही रहेगी कि एक पोज को ज़्यादा समय तक होल्ड करना होगा। उस चीज़ की अगर मैंने अच्छा सब प्रैक्टिस करनी शुरू नहीं की तो इस स्टेज पर बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए प्लान तो यही है कि जब मैं और सर बेंगलोर में मिले तो फिर पोजिंग प्रैक्टिस अच्छे से करना शुरू कर दें, क्योंकि पोजिंग प्रैक्टिस अगर अच्छी नहीं की तो फिर मुश्किल हो जाएगा स्टेज पर। मैंने सर के साथ इस टॉपिक पर बात नहीं की कि इस कंपटीशन को करने के बाद दूसरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं, एंड चांसेस ऐसा है कि सर ऐसा बोलेंगे कि अगर पहले ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना तो फिर ईयर के एंड में अगर कोई कंपटीशन हुई तो फिर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अब मेरा ऐसा कोई विचार है नहीं कि इस साल में मैं वापस से compete करूंगा। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि ऑफ सीजन में एक बार मुझे अच्छे से ध्यान देना होगा बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, अच्छे से मुझे वर्कआउट के ऊपर एंड डाइट के ऊपर ध्यान देना है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर सकूं। एंड एक ऑफ सीजन के अंदर अगर मैं डिसिप्लिन्ड रहा, अच्छा डाइट फॉलो किया, तो फिर चांसेस है कि ये जो पीक वीक होगा, ये जो प्रेप होगी, लास्ट के 1-2 महीने होंगे, उसके अंदर मुझे थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। इस बार दिक्कत यही आई है कि ये जो ऑफ सीजन था मेरा, उसके अंदर मैं डाइट को लेकर बिल्कुल सीरियस था नहीं। पूरे हफ्ते में अगर मुझे कभी भी मन किया कि ओरियो खा लिया या तो फिर चिक्की खा ली, कुछ भी खाने को मन करता था तो फिर मैं खा लेता था। इसलिए हफ्ते में 1, 2 या 3 बार मैं चीट मील्स लेता था। लेकिन ऑफ कोर्स वो जो नॉर्मल लोग होते हैं उन लोगों जैसी चीट मील नहीं थी। बाहर जाकर बर्गर खा लिए, रोज खा रहे हैं, दिन में 2-3 बार खा रहा हूँ। मेरी फ्रीक्वेंसी कम तो होती थी, लेकिन अगर तुम्हें compete करना है तो फिर फ्रीक्वेंसी इतनी भी नहीं होनी चाहिए। पूरे हफ्ते में अगर तुमने प्लान किया है कि तुम्हें सिर्फ एक ही बार चीट मील लेनी है तो फिर तुम सिर्फ एक ही बार चीट मील ले सकते हो। तुम्हें ऑफ सीजन में भी फास्टेड कार्डियो करना होगा ताकि तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज मेंटेन रहे। इसलिए ऑफ सीजन के अंदर एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी होता है ताकि जब तुम प्रेप करना शुरू करो तो फिर वो ज्यादा इजीली हो जाए। एक नेचुरल एथलीट को मैं ऐसा ही बोलते सुना था कि जब वो प्रेप करना शुरू करता है, जब वो पीक वीक करता है, तो फिर वो चीज उसके लिए उतनी नॉर्मल थी कि उससे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ रहा था। उसका मेंटल स्टेट ऑलमोस्ट सेम था ऑफ सीजन के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो, एंड वो खाना भी ठीक ठाक खा रहा था। एंड वो सारी चीजें इसलिए हो रही थी क्योंकि वो ऑफ सीजन में एक प्रॉपर माइंडसेट एंड स्ट्रेटजी फॉलो करता था। इसलिए हमारा गोल भी अब यही रहेगा कि ऑफ सीजन के अंदर हम अच्छे से डाइट एंड वर्कआउट प्लान के ऊपर फोकस करेंगे। एंड जितना लंबा ऑफ सीजन होगा, जैसे कि अगर 6 महीने का ऑफ सीजन है तो फिर उसके बाद अराउंड 3 महीने की मिनिमम प्रेप होगी। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि 1 साल का ऑफ सीजन करूँ मैं और उसके बाद 6 महीने की प्रेप करूँ। ट्रस्ट मी, अगर मैंने इस तरह से 1.5 years की इन जनरल प्रेप की तो फिर कंपटीशन के अंदर मैं बहुत इजीली मेडल्स ला सकता हूँ, स्पेशली ICN और इंडियन WNBF के अंदर। लाइक चांसेस ऐसा है कि मैं जीत सकता हूँ। प्रोबेबिलिटीज की गेम है एट द एंड ऑफ द डे। मैं बाहर भी जा सकता हूँ, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती हैं नेचुरल लीग्स की, उन सभी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट
कर सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए होगा एंड एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए होगी जो इस बार ऑफ सीजन में हम लोग फॉलो करेंगे। अगर तुम्हें जानना हो कि किस तरह से तुम एक अच्छा डाइट एंड वर्कआउट प्लान फॉलो करके बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो, तो फिर द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट प्रोग्राम तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। इस प्रोग्राम को मैंने इसी तरह से डिजाइन किया है कि तुम सभी चीजें जिम में जाकर और किचन के अंदर अच्छे से फॉलो करो ताकि तुम अपनी ड्रीम फिजिक जल्द से जल्द हासिल कर सको। इसलिए वो प्रोग्राम तुम्हारे लिए परफेक्ट है अगर तुम्हें एक अच्छी फिजिक बनानी हो तो, क्योंकि चांसेस ऐसा है कि तुम बहुत मिस्टेक्स कर रहे हो, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स कर रहे हो। अगर तुमने वो प्रोग्राम देख लिया, उसे प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो फिर तुम्हारा अच्छा खासा टाइम बचेगा। इसलिए उस द स्किनी फैट एस्केप ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।